हेलो बच्चों, आज हम टॉपिक करेंगे वर्ण। तो वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे लघुतम इकाई होती है और लघुतम इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें वर्ण कहते हैं। जैसे ए, आ, ई, ऊ। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। छोटी इकाई समझ गए होंगे ना बेटा कैसे? देखो, भाषा वर्ण से शुरू होती है। वर्ण से बना शब्द, शब्द से बना वाक्य। अगर पूछा जाए लघुतम सार्थक इकाई तो वाक्य, लघुतम सार्थक इकाई वाक्य। लेकिन सिर्फ ये पूछा जाए लघुतम इकाई तो वर्ण। बेटा सार्थक कैसे? बिना अर्थ के, तो छोटी इकाई होगी वर्ण, कि वर्ण से कोई अर्थ नहीं निकलता। और सार्थक यानी अर्थ के साथ वो होगा वाक्य, क्योंकि जब तक कोई वाक्य नहीं बोला जाएगा तब तक हम उसकी बात नहीं समझ पाएंगे, उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, वर्ण या अक्षर, और सबसे छोटी सार्थक इकाई वाक्य। अब चलें आगे वर्णमाला। वर्णमाला शब्द से ही पता चल रहा है ना, वर्णों की माला। और माला किससे बनती है? बहुत सारे वर्ण इकट्ठे कर दिए, एक ही धागे में पिरो दिया जिनको, उनसे क्या बन गई? माला। और वर्ण की माला तो फिर वर्णों की माला, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। सिर्फ वर्णों के समूह को ही वर्णमाला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये एक व्यवस्थित ढंग से अच्छे तरीके से लगे होते हैं और इनको आगे पीछे हम नहीं कर सकते। और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ण कहलाता है। फिर है इसमें वर्णों के भेद। वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने भेद हैं? 2, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी वर्णों के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर संख्या में 11 होते हैं और व्यंजन 33। सबसे पहले हम करेंगे स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से वायु निकलती है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से हवा निकलते समय कोई भी रुकावट ना आए, बिना किसी रुकावट के मुख से वायु बाहर निकले, वो स्वर कहलाते हैं। या फिर जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी भी वर्ण की सहायता न लेनी पड़े वो स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के। तो आ गया समझ? अब आगे हम देखेंगे स्वर। स्वर देखो संख्यांक में 11 होते हैं। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बेटा जो ये सिर्फ संस्कृत के यानी तत्सम शब्दों में ही इसका प्रयोग किया जाता है, बाकी हिंदी के शब्दों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं उनमें इसका प्रयोग किया जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं, लेकिन मात्राएं 10 हैं। मात्राएं कितनी हैं? 10। स्वरों का प्रयोग सीधा न करके, स्वतंत्र रूप में न करके, लगभग हर जगह व्यंजन या व्यंजन के साथ मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। हर स्वर की अपनी एक अलग मात्रा है, लेकिन एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं है। इसलिए मात्राओं की संख्या कितनी हुई? 10, स्वरों की संख्या 11।
स्वरों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है, एक स्वतंत्र रूप में और एक मात्रा के रूप में। स्वतंत्र रूप में जैसे ये दे रखे हैं स्वर एज इट इज़, जहाँ भी प्रयोग होंगे तो वो स्वर स्वतंत्र रूप से होंगे, और अगर कहीं भी इनका मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो वो मात्रा के रूप में कहलाएंगे। अब आगे, स्वर के 3 भेद हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 3। देखो, वर्ण, वर्ण से वर्णमाला, वर्णमाला के फिर 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। फिर स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर वो स्वर जिनको बोलने में कम से कम समय लगता है। जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है वो कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। कौन से स्वर होते हैं? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है, या हम कह सकते हैं कि एक मात्रा वाले शब्द ह्रस्व स्वर में आते हैं, और ये संख्या में कितने होते हैं? 4। ह्रस्व स्वर संख्या में कितने होते हैं? 4। ए, ई, उ और री। ए, ई, उ, री, ये संख्या में कितने हैं? 4। कौन से? ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगे वो कौन से स्वर होंगे? ह्रस्व स्वर। संख्या में 4। ए, ई, उ, री। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर 1 मात्रा वाले और दीर्घ स्वर 2 मात्रा वाले। तो दीर्घ स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय अधिक लगता है। ह्रस्व स्वर में जो 4 स्वर आते हैं उन चारों को छोड़कर बाकी जितने बच गए 7। बाकी कितने बच गए? 7। वो 7 किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। बेटा इन दोनों को आप भूल मत जाना। कहीं ये बोलते हैं ना छोटा ए, छोटा ओ, आप इनको ऐसे ही बोलते हैं ना लोकल वे लैंग्वेज में, तो बेटा इनको आप भूल मत जाना। ये छोटे हैं लेकिन आएंगे दीर्घ स्वर में। ह्रस्व स्वर में सिर्फ 4 आएंगे, ए, ई, उ, री, और बाकी जितने 7 बच गए वो किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। अगला है प्लुत स्वर। बेटा प्लुत स्वर वैसे अब शामिल नहीं किया जाता स्वर के भेद में, लेकिन हम देख लेते हैं। प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है। प्लुत स्वर को बोलने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय अधिक लगता है, यानी ये 3 मात्रा वाले होते हैं, और ये मोस्टली कहाँ प्रयोग होंगे? जहाँ पर किसी को पुकारना हो, निर्देश देना हो या चेतावनी देनी हो, उन सब के लिए प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ओम, जैसे ओम। हम इसको कितना भी लंबा चाहें, जितना लंबा चाहें उतना लंबा बोल सकते हैं। ओम मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा हम इसको कैसे बोलेंगे। ठीक है। स्वर के कितने भेद हैं? 3। कितने भेद हैं? 3। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे कम समय में बोले जाने वाले, और ये संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ह्रस्व स्वर से 2 गुने समय में बोले जाते हैं। ह्रस्व स्वर से 2 गुने समय में बोले जाते हैं, संख्या में 7 होते हैं। ह्रस्व स्वर जो 4 होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो 7 बच गए वो किस में आएंगे? दीर्घ स्वर में। प्लुत स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, और जैसे ओम, हे और ये निर्देश देने के लिए, चेतावनी देने के लिए, किसी को बुलाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आगे देखो बेटा, वही स्वर की परिभाषा कि जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर। ये 11 स्वर दे रखे हैं यहाँ से यहाँ तक। ह्रस्व स्वर संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। फिर है दीर्घ स्वर, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितने हैं? 7। अब आगे हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण
वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े। वो वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, देखो हम क को बोलेंगे क, इसके अंदर स्वर शामिल है या नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा, नहीं है ना, लेकिन बेटा हर व्यंजन में ए शामिल होता है। इसका अगर वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, समझ आ गया। इसकी मात्रा नहीं होती, लेकिन ये हर व्यंजन के अंतर्गत शामिल होता है। और फिर व्यंजन के कितने भेद हैं? 3। व्यंजन के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं व्यंजन के। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का मतलब छूना, स्पर्श का मतलब छूना। तो वो व्यंजन या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, तो उन्हें क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। और ये स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं, कै से लेकर मैं तक, कै से लेकर मैं तक। देखो बेटा, ये जो वर्ग दिखाई दे रहे हैं आपको, देखो हर वर्ग में 5 वर्ण शामिल हैं। हर वर्ग में 5 वर्ण शामिल हैं और ये 5 ही वर्ग हैं। देखो कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। जरूरी है बेटा इसको याद करना, आप इसको अच्छे से याद करेंगे। देखो कै वर्ग में शामिल है कै, खे, ग, घ, अंग। चै वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। टै वर्ग में टै, ठै, डै, ढ, ण। तै वर्ग में तै, थै, दै, धै, न। पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मैं। देखो बेटा, स्पर्श व्यंजन यानी छूना, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या तो हम ये बोल सकते हैं कि जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, या हम बोलेंगे कि हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। बेटा जो ये लास्ट के 5 दे रखे हैं ना, इसमें ये 5, इनको हम नासिक्य व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इनको? नासिक्य व्यंजन। ये जहाँ भी व्यंजन स्वर रहित जहाँ भी इन 5 का प्रयोग होगा तो ये अंग की मात्रा के रूप में यानी बिंदी के रूप में प्रयोग होंगे, 5 के 5। जैसे कंबल, जैसे कंबल, कंबल यानी मैं की जगह इसका। और ये हम कैसे पता चलेगा कि इसमें मैं ही बोला जा रहा है? तो बेटा जिस भी वर्ण के आगे, जिस भी वर्ण या व्यंजन के आगे हम मैं, जैसे कंबल, बै से पहले लगी है ये अनुस्वार, तो बैस की लाइन में 5वां अक्षर, बै की लाइन में 5वां अक्षर बनेगा अनुस्वार। समझ आया? जिस भी वर्ण से के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है उसी वर्ण का 5वां अक्षर बोला जाएगा। क्या? वो जो बिंदी या अनुस्वार लगा हुआ है वो। समझ आ गया? और बेटा एक बात और बताओ इसमें कि जो कै वर्ग है वो किससे बोला जाता है? कंठ से। किससे बोला जाता है? कंठ से। देखो हमारे बोलने की जगह 5 हैं, गले से लेकर, ये है गला, ये है मुंह जहाँ से आवाज़ निकलती है, यहाँ से हमारे 5। सबसे पहले कंठ, उसके बाद आएगा तालु, उससे थोड़ा ऊपर मूर्धन्य, मूर्धा, और उसके बाद दंत, और दंत के बाद ओष्ठ। तो ये कितने होते हैं संख्या में? 5, जहाँ से व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। सबसे पहले यानी नीचे की साइड कंठ,
उसके बाद तालु, उसके बाद मूर्धा, उसके बाद दंत और उसके बाद ओष्ठ। तो जो सबसे पहली लाइन बोली जाएगी वो किससे बोली जाएगी? कंठ से। उसके बाद तालु से, च वाली तालु से, और ट वाली मूर्धा से, और त वाली दंत से, और प वाली ओष्ठ से। आ गया समझ? तो ये पांचों अलग अलग बोले जाते हैं। क वाली कंठ से, च वाली तालु से, ट वाली मूर्धा से, त वाली दंत से, प वाली ओष्ठ से। आ गया समझ? ये संख्या में 25 होते हैं। अगला है अंतस्थ व्यंजन। अगला क्या है? अंतस्थ व्यंजन, यानी जिन व्यंजनों को बोलने में हवा की गति बिल्कुल धीमी होती है, जो बिल्कुल धीमी गति मुंह से बाहर निकलती है। हवा की बिल्कुल धीमी गति बाहर निकलती है, या बहुत कम मात्रा में हवा बाहर निकलती है, वो कौन से व्यंजन होंगे? अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में कितने होते हैं? 4। य, रे, ले, व। संख्या में कितने होते हैं? 4। देखो बेटा, इन चारों को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये और वे, ये दोनों आगे और पीछे वाला क्या है? अर्ध स्वर। इनको क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। ये और वे आगे और पीछे वालों को क्या बोला जाएगा? अर्ध स्वर। और रे को लुंठित, ले को क्या बोला जाता है? लुंठित। और ले को पार्श्विक, ले को क्या बोला जाता है? पार्श्विक, पार्श्विक। यह और वह, एक आगे का और एक पीछे का, इनको क्या बोलेंगे? अर्ध स्वर। रे को लुंठित, ले को पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। अब आगे है उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। उष्म का मतलब गर्म। जिन व्यंजनों को बोलने में मुख से गर्म हवा बाहर निकलती है, या जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, उन्हें क्या कहेंगे? उष्म व्यंजन। और ये संख्या में कितने हैं? 4। श, श, श और है। कितने हैं संख्या में? 4। देखो बेटा, इनको इसके बाद जो व्यंजन आएंगे कौन से? अक्षय, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इन चारों को क्या बोला जाता है? संयुक्त व्यंजन। ये व्यंजन के भेद में नहीं होता, अन्य भेद में होता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन यानी 2 या 3 व्यंजनों के, 2 या 3 वर्णों के मेल से बना व्यंजन। इसकी परिभाषा में हम बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना वर्ण। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बना वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है। जैसे अक्षय, क्षय को हम देखेंगे किस किस से मिलकर बना है? क, श और ऐसे। बेटा इसमें ये क है, ये स्वर रहित है, और जो स है वो स्वर के साथ है, इसलिए क में से हमने ए नहीं निकाला, क्योंकि इसमें ए शामिल नहीं है, ये पहले से ही बिना स्वर के है। और स स्वर के साथ है, इसलिए इसमें से हमने ए को अलग कर दिया। अब देखो, ये 3 वर्णों से मिलकर बना है क, स और ए, अक्षय। इसके बाद आएगा त्रय। त्रय तो बोलने से ही पता चल रहा है, त, रे और ए, त, रे, ए। इसके बाद है श्रय, सॉरी, श्रय में स, रे और ए। क्षय बनेगा क, स और ए से। त्रय बनेगा त, रे, ए से। श्रय बनेगा स, रे, ए से। बस इसमें ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जो क्षय में स शामिल हुआ है वो षटकोण वाला स है, यही बोलते हैं ना आप, षटकोण वाला स। और जो श्रमिक वाले स में शामिल हुआ है वो ये 21 वाला बोलते हो आप, या फिर वो शादी वाला स जो बोलते हैं। इसके अलावा एक और बच गया, क्या? ग।
गे। गे मिलकर बना है जय और य से, जय और य से। गे मिलकर बना है जय, य और ए से। तो आगे समझ, व्यंजन के 3 भेद है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। कैसे? मैं तक। स्पर्श का मतलब छूना। किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते समय अगर हवा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, अर्थात जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा की गति धीमी होती हो या हवा की गति अंतः हो, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह और वह यानी आगे और पीछे, आगे वाला और पीछे वाला अर्ध स्वर, रे लुंठित, ले पार्श्विक। उसके बाद ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब गर्म होना। जब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुख से गर्म होकर बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने होते हैं? 4, स और है। अब आगे देखेंगे हम। देखो बेटा, दोबारा से एक बार। वर्ण वो मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये संख्या में 52 होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। इसके बाद वर्णमाला 2 भेद होते हैं इसके, स्वर और व्यंजन। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर संख्या में 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिन अन्य वर्णों की सहायता से न बोले जाने वाले वर्ण, यानी जिन वर्णों को बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। और ये संख्या में कितने होते हैं? 11। इससे आगे स्वर के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर सबसे कम समय में बोले जाने वाला, दीर्घ स्वर हर्ष स्वर से दोगुने समय में बोले जाने वाला, प्लुत स्वर हर्ष स्वर से तिगुने समय में बोले जाने वाला। हर्ष स्वर संख्या में 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर संख्या में 7 होते हैं। इन चारों को छोड़कर जितने बच गए 7 वो। प्लुत स्वर, इसमें 3 मात्राओं वाले स्वर होते हैं, जैसे ही, अरि, ओम आदि। इसके बाद हम देखेंगे कि व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता लेनी पड़े या स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। सबसे पहले व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श का मतलब छूना, यानी हवा मुख के विभिन्न भागों को छूकर बाहर निकलती है तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 होते हैं। कैसे? मैं तक। और इसमें 5 वर्ग शामिल होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण शामिल होते हैं। ये लास्ट वाले जो पांचवा वर्ण जो है वो नासिक के व्यंजन में आता है। इनका प्रयोग जहाँ भी आधे यानी स्वर रहित जहाँ भी प्रयोग होगा तो ये एक बिंदी के रूप में प्रयोग होंगे। इसके बाद ये रे ले व अंतस्थ व्यंजन, ये संख्या में 4 होते हैं, यानी हवा की गति जब धीमी हो, बिल्कुल धीमी मुख से बाहर निकले तो वो अंतस्थ व्यंजन होंगे। ये और वे आगे और पीछे वाले को हम अर्ध स्वर बोलते हैं, रे को लुंठित, ले को पार्श्विक। फिर है उसमें व्यंजन जब हवा गर्म होकर बाहर निकलती है, इसमें संख्या में 4 होते हैं, स और है। तो ठीक है बेटा, अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। धन्यवाद।